ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है आवर कंट्री इंडिया। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर कंटेंट के लिए और यूपीएससी के लिए पूरा हम वीडियो लेक्चर कवर करने वाले हैं। नाउ अगर आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है या आप इनिशियल से शुरुआत कर रहे हैं और बेसिक लेवल से फ्रेशर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इवन जो एक बार अटेम्प्ट दे भी चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बनाई गई है। इस वीडियो में हम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा कवर करेंगे। जो भी एनसीईआरटी की डिमांड है, यूपीएससी की डिमांड होती है, उसको फुलफिल करेंगे। नाउ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में आपने टाइप करना है पंकज बोहरा और इस चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो। नाउ यहाँ पर आपको हेल्प कैसे मिलती है, आप जब ये भी ज्वाइन कर लेते हो तो यहाँ पर हम डेली के बेसिस पर द हिंदू एनालिसिस भी करते हैं और उस बेसिस पर एक मेंस का क्वेश्चन आपको देते हैं। नाउ इस चैनल को ऐड करके आप हेल्प क्या मिलेगी, डेली के बेसिस पर हम मॉडल आंसर भी आपको यहाँ पर देते हैं। नाउ आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ईयरली प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं 499 रुपीज़ का, जहाँ डेली के बेसिस पर अगर आप मई 2020 या मई 2021 या मई 2022 जब भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी इस प्लान में। डेली द हिंदू के नोट्स मिल जाते हैं, एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके नोट्स मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फ़ोन गाइडेंस, आपको पर्सनल मेंटोरशिप और आंसर राइटिंग चेक की जाती है 1 साल के लिए 499 रुपीज़ में। दिए गए नंबर पे आपको गूगल पे या फ़ोन पे करना है 499 रुपीज़, और जो पेमेंट आप करोगे उसके बारे में हमें व्हाट्सएप में बताना है और आप डायरेक्ट इनकी इन्फॉर्मेशन कॉल करके भी गिवन नंबर पर ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में इंस्टामोजो के लिंक से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट में भी लिंक दिया होगा। ओके नाउ तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। नाउ पहला है इंडिया ओवरव्यू, यानी कि आज हम पूरे कंट्री इंडिया के बारे में जानेंगे, कैसा उसका फिजिकल नेचर है, फिजिकल ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स कहाँ कहाँ पर हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो पार्ट में चैप्टर नंबर 6 में हमने जो है लैंडफॉर्म्स पढ़ा था कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, प्लेट्यूज कैसे बनते हैं और प्लेन कैसे बनते हैं। सबसे पहले कुछ रैंडम से फैक्ट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि एरिया के टर्म्स में इंडिया 7वीं सबसे बड़ी जो है कंट्री है। इंडिया 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। नाउ अभी फर्स्ट में कौन है, चाइना, और ये बोला जा रहा है कि 2050 तक हम चाइना को सरपास कर देंगे। नाउ बट याद देखिए एक चीज़ डाटा हमने देखना है कि 2047 तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, बट 2050 के बाद जो हमारी पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाएगी। इसके पीछे रीज़न क्या है? इंडिया 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री तो है, बट मैंने कहा 2047 तक जो है इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बट 2050 से इंडिया की पॉपुलेशन कम होने लग जाएगी या घटने लगेगी। ना इसके पीछे हमारा एक रीज़न है, सबसे पहले लिटरेसी रेट बढ़ जाना। ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ जाएगी तो सोशल अवेयरनेस बढ़ जाती है, उसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा जो पर्सन है वो फैमिली प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लिटरेसी होती है, सोशल अवेयरनेस होती है, तो इस बेसिस पे हमारा लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो हमारा जो फर्टिलिटी रेट है, TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, तो वो भी घट जाएगा हमारा। ओके नाउ एज पर 2011 के सेंसस में भारत की जो पॉपुलेशन है 1.2 बिलियंस है। अगर मैं अब बात करूं इंडिया के बारे में थोड़ा सा, इस टॉपिक को बताने से पहले, ये समझाने से पहले, जहाँ पर जो लिखा है उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलो इसको पहले पढ़ा देते हैं फिर शो करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाए। देखिए इंडिया का बहुत बड़ा जोग्राफिकल एक्सपांस है। अगर नॉर्थ में आप देखोगे तो हमें हिमालयाज देखने को मिलते हैं, वेस्ट में आप देखोगे अरेबियन सी देखने को मिलता है, ईस्ट में आप जाओगे बे ऑफ बंगाल, साउथ में जाओगे इंडियन ओशन आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया 7वीं बड़ी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ एरिया और 2nd पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद। इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब एक और चीज़ याद रख लेना, कभी कभी यूपीएससी इस पर भी हमें कैच या फंसा सकती है। नाउ जब भी हम नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट देखते हैं भारत का, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, तो वो है 3200 किलोमीटर, बट ईस्ट से वेस्ट देखेंगे अरुणाचल प्रदेश से कच्छ वो है 2900 किलोमीटर। अब मैं इसको दिखा दूं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसा हमने कहा नॉर्थ में हैं हमारे हिमालयाज, ये हैं हिमालयाज। अभी हिमालयाज को भी डिवाइड करेंगे हिमाद्री में, ठीक है, और शिवालिक में। और जब आप ईस्ट में देखोगे तो ये देखिए अरेबियन सी, वेस्ट में देखोगे तो अरेबियन सी, ईस्ट में देखोगे बे ऑफ बंगाल।
साउथ में देखोगे तो ये है इंडियन ओशन। साउथ में कौन सा है? इंडियन ओशन। यहाँ पर मालदीव्स भी अभी हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें पता चल गई, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब देखिए दूसरी चीज़ें और क्या जाननी होती हैं। दूसरी चीज़ें एक ये जाननी होती है कि जो हमारा नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट है, यानी कि अगर आप यहाँ पर से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मीज़र करोगे तो ये होगा 3200 किलोमीटर। ईस्ट कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर करोगे ये होगा 2900 किलोमीटर। अगर आपसे कोई पूछे नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट बड़ा है या ईस्ट से वेस्ट एक्सटेंट बड़ा है तो आप कहेंगे हमारा नॉर्थ से साउथ, क्योंकि वो कितना किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर है। ओके, नाउ लोकेशन सेटिंग ऑफ इंडिया। लोकेशन भी देख लेते हैं, टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टाइम अभी आप देख रहे हैं, सपोज अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये 9 बजे हैं, ठीक है, सुबह के 9 बजे हैं। तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मैं एक्चुअल में टाइम कैसे मेज़र कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में तो हमारा इससे पहले कि हमने वीडियो पार्ट में करा था ना, लॉन्गिट्यूड करा था, देखिए इतना ज़्यादा वो है, सूरज यहाँ पर उगेगा तो यहाँ पर 1.5 घंटे बाद आएगा, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा टाइम डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट टाइम सभी जगह सेम कैसे है? अरुणाचल प्रदेश में भी 9 बजा होगा, कच्छ में भी 9 बजा है, तो एक्चुअल में कौन सी वैल्यू ली जाती है इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये ऑलरेडी वैसे हम बता चुके हैं, बट आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा टाइम लिया जाता होगा। नाउ अब एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? बहुत सिंपल सा है, आपको ये लाइन देखने को मिल रही होगी जो ये बीच में इमेजिनरी लाइन है, ये कोई ऐसा नहीं है कि गॉड ने बना दी है या किसी ने बनाई है, नहीं, इमेजिनरी लाइन है, जोग्राफर्स ने बनाई है, तो इसे 0 डिग्री कहते हैं। अब इसके नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर, इसके ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो एक चीज़ आप याद रखो, इंडिया हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब यहाँ पर से जैसे जैसे ऊपर को जाते हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 8 डिग्री से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री आते रहती हैं। नाउ इसको कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट हैं जो कि हमें मेमोराइज कर लेने हैं। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर नीचे से हम देखें इंडिया का एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 मिनट से नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है यहाँ से लाइन जाती है 8 डिग्री से 37 डिग्री तक इंडिया पूरा फैला हुआ है। वैसे अगर हम लॉन्जिट्यूड से देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और याद रखना हमारा जो है या तो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और लॉन्जिट्यूड के बेसिस पर देखें तो पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, वेस्ट और साउथ से मतलब नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट क्या है? मेनलैंड इंडिया का एक्सटेंड 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 35 मिनट ईस्ट। अब हमें देखने को मिलता है यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर क्या है? यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पर क्या है? ग्रीनविच। तो इसको 0 डिग्री माना करते हैं। क्या माना करते हैं? 0 डिग्री। अब इसके ईस्ट में हम जाएंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री से लेके 97 डिग्री तक क्या होगा? हमारा ईस्ट से वेस्टर्न एक्सटेंट बना रहता है। तो ये न्यूमेरिकल फैक्ट आपको याद रख लेना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके नाउ नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसके बेसिस पर हर जगह हमारा टाइम कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में बात की जा रही है। नाउ जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 35 मिनट ईस्ट तक देखें तो 29 डिग्री का डिफरेंस होता है, जो कि हमारी लोकल टाइमिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगा। तो ये टाइम डिफरेंस ना हो, ट्रेन एक दूसरे से टकराएं ना, ट्रेन की मिसमैच ना हो, इसके लिए हमने एक क्या है? स्टैंडर्ड टाइम चुना। वो लॉन्जिट्यूड कहाँ से जाता है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, ठीक है। तो ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश देन इन गुजरात। सिंपल सी बात है, लॉन्गिट्यूडनल 29 डिग्री का वेरिएशन है, तो अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले उग जाता है, गुजरात में लेट में उगता है। तो इस बेसिस पे, उगने के बेसिस पर अगर हम लोकल टाइम देखें तो वहाँ तो पहले सुबह हो जाएगी ना एज़ कम्पेयर टू गुजरात। तो सिंपल सी बात है, ये चीज़ें ना हो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड फिक्स किया और उसके बेसिस पर ही ऑल ओवर इंडिया में टाइम जो है कैलकुलेट किया जाता है। इसके पीछे रीज़न आपको पता चल गया कि ट्रेन टकराए ना, ट्रेन के साथ मिसमैच ना, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाउ इंडिया के नेवर्स में सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको दिखाऊंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको पूरा समझ आएगा। देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है ईस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। और दूसरा अगर साउथ में देखोगे तो श्रीलंका है, और श्रीलंका भी इंडिया किससे जुड़ा हुआ है? देखो जो ये स्ट्रेट है वो पाक स्ट्रेट है। कौन सी स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? हमने इससे पहले चैप्टर्स में पढ़ा था, एक ऐसी छोटी सी नैरो वाटर बॉडी जो 2 ओशंस को या 2 सी बॉडीज़ को जोड़ती है,
ओके नाउ जो चीज़ हमने शो की वो चीज़ हम आपको जैसे नोट्स के बेसिस पे भी पढ़ा देते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपके वेस्ट में देखने को मिलेंगे, चाइना नेपाल भूटान आपके नॉर्थ ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे, बांग्लादेश म्यांमार ईस्ट में देखने को मिलेंगे, श्रीलंका और मालदीव साउथ ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। श्रीलंका जो सेपरेट है इंडिया से, पाक स्टेट से सेपरेट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देख ली। तो इंडिया के जो वेस्ट में है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ईस्ट में ये देखिए बांग्लादेश है, नॉर्थ में अगर देखोगे नेपाल भी है, भूटान भी है, ठीक है, साउथ में देखोगे श्रीलंका है और यहाँ पर मालदीव्स भी है। ओके, तो ये चीज़ें थी हमने जो इंडिया के नेबर्स थी, और धीरे धीरे हम अपनी अब जो चीज़ हैं बिल्डअप करते रहेंगे। धीरे धीरे जब एनसीईआरटी बढ़ते रहेगी तब तक आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। ना पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न किस तरह से, अब इंडिया का जोग्राफिकल डिवीज़न तो हमने देख लिया, ऊपर हिमालयाज़ हैं, वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है, ईस्ट में जो है बे ऑफ बंगाल है। तो अब ये पूरा जोग्राफिकल डिवीज़न चलता कैसे है, उसको चलाता कौन है, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ओके नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है आपका 26 जुलाई, तो इस बेसिस पे इंडिया अभी तक का, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 28 राज्यों में बटा है और 8 यूनियन टेरिटरी में बटा हुआ है यानी कि डिविजनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इंडिया एज ए नेशन इन चीज़ों में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न इसके इतने हैं, ठीक है। एज पर बटा हुआ है तो वह हिंदी में उस सेंस को मत लेना, जनरली ये है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। नाउ 28 स्टेट्स में और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में। राजस्थान सबसे बड़ा है, गोवा सबसे छोटा है, 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अभी जो हमारा 2019 का जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, उसके बेसिस पर 5 अगस्त 2019 को हमारा जो स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर वो 2 यूनियन टेरिटरीज़ में ब्रेक हो गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। नाउ जितने भी स्टेट्स हैं फर्दर डिवाइड होते हैं छोटे छोटे स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, जिसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। ये तो हो गया हमारा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। अब इसके बेसिस पर हमने फिजिकल जोग्राफिकल डिवीज़न देखा, और उसके और ज़्यादा एक्यूरेट हम देखेंगे तो इस पर हमें और ज़्यादा देखने को मिलेगा कि फिजिकल डिवीज़न क्या है। इंडिया बहुत बड़ी डाइवर्स कंट्री है, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा अलग अलग धर्म है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिवीज़न भी इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। इंडिया में बहुत सारे फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, डेक्कन प्लेटू, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। इसको मैं आपको एक बार क्या करना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। नो हिमालयाज़ है, उसके नीचे जो नदियाँ बही, जो रिवर्स आई, ठीक है, तो उसके वजह से नीचे प्लेन बन गए, तो नॉर्दर्न प्लेन है। तो यहाँ पर जो ये पार्ट मैं सर्कल कर रहा हूँ ये डेजर्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ये डेक्कन प्लेट्यूज़ है, ठीक है। और उसके नीचे और जाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा ईस्टर्न घाट्स हैं, ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स आपको फिजिकल डिवीज़न इंडिया का, भारत का देखने को मिल जाता है। नाउ सबसे बड़ी बात आती है, अब कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, और समझ के ही आप आगे के या तो प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करोगे या मेंस के कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। सबसे पहला है एलुवियल डिपॉजिट। बहुत सिंपल सी चीज़ है। सपोज नदी बह रही है, नदी अपने साथ लाई सैंड, रेता, बजरी, ये सब चीज़ें लेके आती है और मिट्टी लेके आती है, तो वही एलुवियल डिपॉजिट होता है। तो इतना ज़्यादा सिंपल उसको बेसिक सी लैंग्वेज में समझ लो। दीज आर द फाइन सॉइल्स, छोटी छोटी मिट्टी होती हैं, ब्रॉड बाय द रिवर्स एंड डिपोजिट इन द रिवर बेसिन। सिंपल सी बात है, एलुवियल्स क्या होते हैं, तो जो मिट्टी नदी बहा के लाती है उसी को एलुवियल बोलते हैं। फिर ट्रिब्यूटरी क्या होती है, सपोज मान के चलो ये मेन रिवर है, इस पर अपना पानी कंट्रीब्यूट करा किसी नदी ने, तो उसे ट्रिब्यूटरी कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूटरी किसे कहेंगे, मेन रिवर से कोई नदी निकल के जा रही है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटरी कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा एलुवियल डिपॉजिट का भी हमने देख लिया और ट्रिब्यूटरी भी हमने देख ली। फिर ओके नाउ अब एक एक करके जितने भी फिजिकल डिवीज़न थे उन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं, जिसके बेसिस पर और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नाउ हिमालय माउंटेन्स के बारे में दिखाऊं तो ये हैं हमारे हिमालय माउंटेन्स। ओके, जो ये देखने को मिल रहा है ना, ये हैं, आपको जूम इन करूँगा तो
और ज़्यादा यहाँ पर वो देखने को मिलेंगे वाइट वाले, ठीक है। तो ये पूरे हिमालय माउंटेन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये यहाँ पर ये नेपाल वाला एरिया, उत्तराखंड वाला, यहाँ पर ये हिमालय माउंटेन है। अब ये माउंटेन भी 3 टाइप में डिवाइड होते हैं, उन सबको पढ़ना होगा अभी आपको, ठीक है। नाउ हिमालय माउंटेन सबसे पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कहाँ पड़ते हैं, आप सबको पता है, नॉर्दर्न एरिया में। अब हिमालय माउंटेन फर्दर 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड हैं। पैरेलल रेंजेज यहाँ पर क्यों बोला गया है, ये ऐसे नहीं है आपके, ठीक है। ये हिमालय ऐसे नहीं है डायरेक्ट कि ऐसे डायरेक्ट ये लाइन पे, आपको सबसे ऊपर वाले हिमालय, फिर दूसरे वाले, और इवन ये नॉर्थ ईस्ट तक फैले हुए हैं, ठीक है। तो एक तरह से ये पैरेलल हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये। अब इनको कहते क्या क्या हैं वो अच्छे से समझेंगे तो इसके बाद में कॉन्सेप्ट और ज़्यादा आपका बेसिक लेवल से सुधर जाएगा। नाउ सबसे पहला है ऊपर ग्रेट हिमालयाज, जिसे हिमाद्री कहते हैं। सेकंड है मिडल हिमालय, जिसे हिमाचल कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज द शिवालिक, ठीक है। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये 3 पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं जिनको हमने पढ़ना है। अब एक एक करके सबसे पहले ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री बोलते हैं, ठीक है, अलग नहीं है। अब इसकी लोकेशन भी देखेंगे, उससे पहले पढ़ लेते हैं। दिस इज द नॉर्थ मोस्ट रेंज, द हाइस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस रेंज। ये नॉर्थ मोस्ट रेंज है, ठीक है, नॉर्थ मोस्ट रेंज और हाइस्ट पीक इसी पे पड़ती है। कौन सी पीक है उसका नाम अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये नॉर्थ मोस्ट है, सबसे ऊपर वाली जो है वो हिमाद्री है। वो कौन सी है, हिमाद्री है, ठीक है। उसके बाद है हिमाचल, और ये अगर मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ मोस्ट रेंज है, रेंज का मतलब सिर्फ एक पहाड़ नहीं होगा, फिर इसके अंदर बहुत सारे माउंटेन हमें देखने को मिलेंगे। नाउ सेकंड वन इज मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय इसी के साउथ में है, यानी कि जैसे ऊपर हमारा हिमाद्री है, इसी के नीचे क्या होगा, मिडिल हिमालयाज होंगे, और इस पर भी बहुत ज़्यादा हिल स्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। एट द एंड द शिवालिक, ये साउदर्न मोस्ट रेंज है। द एलिवेशन इज़ लो एज कम्पेयर टू अदर 2 रेंजेस। सिंपल सी बात है, शिवालिक सबसे नीचे हैं, और जो भी यहाँ पर माउंटेन पड़ते हैं शिवालिक रेंजेस में वो उतने बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, वो उतने बड़े नहीं होते हैं। तो ये सब हो गया हमारा हिमालय माउंटेन। नाउ अब जैसे हमने इससे पहले जो चैप्टर में पढ़ा था, हिमालयास जो होते हैं या माउंटेन जो होते हैं पानी के सबसे बड़े स्रोत होते हैं, यानी कि पानी आता है, नदी के बहुत ज़्यादा स्रोत होते हैं। तो अब नॉर्दर्न प्लेन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। नॉर्दर्न प्लेन लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयास, हिमालय के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स होंगे। ये कैसे होंगे ये भी डिस्कस करेंगे। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल कुछ नहीं है, बारिश से लाई गई जो मिट्टी है उसी को एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, ठीक है। द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र और उसके ट्रिब्यूटरीज द्वारा जो मिट्टी लाई गई है उसी को एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। और जब ये एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो ये नॉर्दर्न प्लेन हमारी बना देती है। प्लेन्स बनाती हैं बट नॉर्थ में है तो इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स इसे बोला जाता है। अब ये दरअसल ये मिट्टी लाई गई है जो है रिवर्स के द्वारा। तो जनरली लैंड्स आर हाईली फर्टाइल इन दिस रीजन, उपजाऊ जमीन है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमन सेटलमेंट सबसे अच्छा होता है। 3 चीज़ें हैं ना, प्लेन्स, प्लेट्यूज और माउंटेन। तो प्लेट्यूज और माउंटेन बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं तो वहाँ ह्यूमन सेटलमेंट अच्छा नहीं है, बट प्लेन्स में ह्यूमन सेटलमेंट हमारा अच्छा होता है। इसलिए ये रीजन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी इसकी बहुत ज़्यादा है ना। इसी चीज़ को मैं अगर आपको मैप में दिखाना चाहूँ तो इसको दूसरे मैप से मैं दिखाना की ट्राई करूँगा आपको। अब देखिए जो ये वाइट में आपको देखने को मिल रहे हैं ये बड़े बड़े क्या हैं, हिमालय माउंटेन्स हैं। अब इसमें से सिंपल सी बात है, पानी का स्रोत है, रिवर्स यहाँ पर से बहती हैं, तो जनरली यहाँ पर से नदियाँ बहेंगी, अपने साथ एल्यूवियल सॉइल लाएंगी, और इस जगह पर ये इन्होंने मिट्टी इकट्ठा की और यहीं पर बन गया अब नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए ये तो हो गया था हमारा हिमालयाज हमने कवर कर लिया, फिर बेसिक डिटेल। अभी इनको डिटेल में आगे आने वाली एनसीईआरटीज़ में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ अब उसके बाद होता है नॉर्दर्न प्लेन के बगल में वेस्ट साइड में ग्रेट इंडियन डिज़र्ट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा है, जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। नाउ ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई करता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ये ड्राई है, सूखा है, गर्म है, सैंडी है, और दिस इज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन इन दिस रीजन। अब देयर इज़ ए वेरी लिटिल, जो वेजिटेशन के बारे में बात करें, वेजिटेशन कब होगी, जहाँ पर यानी कि पानी का स्रोत हो या वर्षा होनी चाहिए। हमारा जनरली जो वेजिटेशन है वो 2/3 रेनफेड है। रेनफेड मतलब जो किसान होते हैं वो
बारिश के लिए रुके रहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट, इसे थार डेजर्ट भी बोला जाता है। उसके बाद आता है डेक्कन प्लेट्यू। अब मैं डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है सबसे पहले मैप में दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा पूरा इंडिया है, हिमालयाज़, उसके नीचे रिवर्स मिट्टी लेके आई तो नॉर्दर्न प्लेन, यहाँ पर बारिश कम होती है तो थार डेजर्ट। अब यहाँ पर जो ये वाला एरिया मैं मार्क कर रहा हूँ ये है डेक्कन प्लेट्यू। ये कौन सा प्लेट्यू है? डेक्कन प्लेट्यू। ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, ठीक है। नाउ डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन लाई करता है नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में, जैसे मैंने बोला ना नदियाँ आई तो नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में है। ये ट्रायंगुलर इन शेप होता है। यहाँ पर बहुत सारी हिल रेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे अरावलीज है, विंध्याज हैं और सतपुरा है, ठीक है। ये कहाँ पर है एक्चुअल में? यहाँ पर ये, ठीक है, महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है। ये यहाँ पर से एक नदी भी जाती है और दो नदियाँ जाती हैं, नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ठीक है। ये दोनों कौन सी फ्लोइंग रिवर हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, नर्मदा और ताप्ती। ओके, नाउ यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू में कोई कहेगा कौन सी जगह पर पड़ते हैं, तो आपको डेक्कन प्लेट्यू बोलना है। ओके, अरावली रेंजेस भी यहीं पर हैं। डेक्कन प्लेट्यू इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? आप कहोगे फ्लड प्लेन्स, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ तो ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा होता है तो इसलिए फ़ायदा है हमें, बट जो हमारा प्लेट्यूज़ होते हैं, डेक्कन प्लेट्यू है, प्लेट्यू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। प्लेट्यूज में सबसे बड़े फ़ायदे ये रहते हैं कि मिनरल्स आपको मिल जाते हैं। गोल्ड की प्लेट्यू, अफ्रीका में तो गोल्ड की खानें होती हैं, डायमंड्स की खानें होती हैं, माइंस होती हैं, ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू मिनरल्स में बहुत ज़्यादा है। नर्मदा और तापी अगर आप देखोगे तो ये वेस्ट फ्लो रिवर है, यानी कि वेस्ट की ओर जाती हैं, फ्लो करती हैं और अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती हैं। आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो नर्मदा और तापी रिवर्स हैं वेस्ट फ्लोइंग हैं और वो कौन से सी में जाके जाती हैं, ड्रेन करती हैं? अरेबियन सी में, ठीक है, जो कि वेस्ट में है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ उसके बाद आते हैं कुछ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। नाउ नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू वाइल द ईस्टर्न घाट्स मार्क द ईस्टर्न बाउंड्री। अब देखिए बहुत सिंपल है, हमने जैसे बोला कि ये डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप का है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप का है। इसकी देखिए वेस्टर्न जो डेक्कन प्लेट्यू है इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न बाउंड्री है वो ईस्टर्न घाट है। और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, देखिए ईस्टर्न घाट के यहाँ पर जो ये पूरा समुद्र फैला हुआ है तो इसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो है उसकी रिच फ्लोरा और फाउना। नाउ वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस बट द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन। जो ये छोटी छोटी डिटेल हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में अब पूछी जाएंगी और ये ऐसा नहीं होगा कि एनसीईआरटी में ये चीज़ रिपीट की जाती है। याद रखना एनसीईआरटी वो चीज़ है जो क्लास 6 के लिए बच्चे के लिए बनाई गई है, तो एनसीईआरटी क्लास 6 में वो चीज़ मेंशन होगा, एनसीईआरटी उसको फिर से रिपीट नहीं करेगी। इसलिए पहले से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सब लोग क्या करते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 नहीं पढ़ते ना, वो क्लास 12 पढ़ लेते डायरेक्ट। सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी क्यों बनाई गई है 6th क्लास? ताकि यहाँ पर जो चीज़ मेंशन है वो 12th में नहीं मिलेंगी आपको। वेस्टर्न घाट ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस होता है और ईस्टर्न घाट्स ब्रोकन और अनइवन है। सबसे पहला प्रीलिम्स का फैक्ट है। दूसरा, वेस्टर्न घाट और साहेदरी बॉर्डर प्लेट्यू इन द वेस्टर्न। वेस्टर्न घाट को साहेदरी बॉर्डर से भी बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है? साहेदरी। ओके, नाउ अब आते हैं कोस्टल प्लेन, ठीक है। नाउ कोस्टल प्लेन लाई टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। जैसे मैंने अभी बताया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन नैरो होते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ज़्यादा ब्रॉडर है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ पता होनी चाहिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये रीजन में बहती हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स तो आप सबको पता है, नर्मदा और तापी, ठीक है। यहाँ के दी डेल्टाज आर हाईली फर्टाइल। अब सिंपल सी बात है, ये डेल्टा हाईली फर्टाइल क्यों होते हैं? अब सबसे पहले ये डेल्टाज बनते कैसे हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं तो सिंपल सी बात है, अपने साथ कुछ चीज़ें लाई रहती हैं तो वो क्या बनाती हैं? रिवर्स के माउथ में डेल्टा बना देती हैं और ये डेल्टा जब बनते हैं बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, ठीक है। जनरली माउथ ऑफ द रिवर में बनते हैं। माउथ ऑफ रिवर क्या होता है? जब कोई रिवर समुद्र कोई नदी समुद्र से मिलती है, जहाँ पर ये मिलती है उसी को माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। द प्लेस वेयर ए रिवर मीट्स एन ओशियन इज कॉल्ड माउथ ऑफ द रिवर, जैसा हमने देखा। ओके, नाउ उसके बाद हमें पढ़ना है कोरल्स। कोरल्स एक तरह से टाइनी मरीन एनिमल्स होते हैं।
कोरल्स आर कॉल्ड स्केलेटन। अब जल्दी देखिए, कोरल्स पॉलिप्स के साथ मिलके बने रहते हैं। नाउ अब जनरली है क्या, सबसे पहले चलो इसके कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, क्योंकि बेसिक से अगर शुरू करना है तो सबसे पहले ये जान लो कि मैं एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल देता हूं कि अगर पूरे इन्वायरमेंट में कहीं पर आपको बेसिक इंडिकेटर पता करना है कि हमारा इन्वायरमेंट सही है या नहीं, आप समुद्र पे जाओगे, जनरली समुद्र के आसपास ही होती हैं कोरल रीफ्स, तो कोरल जो रीफ्स होती हैं अगर उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप कह सकते हो कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। अगर कोरल रीफ्स अच्छी हैं तो वो हमें बता सकती हैं कि इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, नाउ अब बेसिक से एडवांस लेवल थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। कोरल्स क्या होते हैं, फिर स्केलेटन ऑफ टाइनी मरीन एनिमल्स, जिसे पॉलिप्स कहते हैं। अब एक बार क्या होते हैं, जो पॉलिप्स हो गए वो डेड हो गए, तो सिंपल सी बात है वो एक जो पॉलिप्स होते हैं एक के ऊपर एक पैदा होते रहते हैं जनरेशन बाय जनरेशन। तो इस तरह से एक बड़ा सा क्या होता है, पॉलिप्स का कोरल आइलैंड बन जाता है। ओके, नाउ बड़ा बड़ा होते रहता है कोरल आइलैंड, जैसे हमने कहा बन जाता है। ना उसके बाद कुछ रैंडम फैक्ट, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोइंग द बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। ना कुछ फैक्ट फॉर प्रीलिम्स जान लेते हैं जो कि पूछा जा सकता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं। नाउ द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज एन एरिया ऑफ लैंड फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ रिवर, ये तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट में हम कुछ आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं, फिर इस चैप्टर को खत्म करते हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये इंडिया के ही पार्ट हैं। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, अरेबियन सी में, अभी मैं इसको मैप में भी दिखाऊंगा। और ये एक तरह का कोरल आइलैंड है। लक्षद्वीप आइलैंड क्या है, एक तरह का कोरल आइलैंड। तो सिंपल सी बात है, इस आइलैंड में जो पॉलिप्स होंगे उनकी जनरेशन बाय जनरेशन वहीं पर जो मरीन टाइनी एनिमल्स हैं वहाँ पर होंगी। नाउ कोरल आइलैंड्स इज फॉर्म्ड बाय कोरल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स, और जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, तो ये पता चल गया, एक है अरेबियन में, एक है बे ऑफ बंगाल में। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं चैप्टर के साथ, बट मैं एंड में आपको मैप दिखाता हूँ ये कहाँ पर है। एंड में देखिए ये इंडिया है और इसके ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आसपास नहीं दिखेगा, जैसे हमने कहा बे ऑफ बंगाल में, तो ये बे ऑफ बंगाल पूरा है। इसको थोड़ा सा ईस्ट में जूम आउट करोगे तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पर कौन सा आइलैंड है, कहाँ पर क्या है। अभी इन आइलैंड के बारे में भी हम देखेंगे, कौन सा आइलैंड कहाँ पर है। ठीक है, ये देखिए अंडमान और निकोबार आइलैंड। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर क्या है, ठीक है, इसकी कैपिटल है। ठीक है, तो जनरली इसके बेसिस पर अब धीरे धीरे ये तो हमने कर लिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल हम अपना फाइनल क्लास 6 का एनसीईआरटी का एंड कर देंगे, क्लास जो 6 का 8th चैप्टर। ओके, तो इस वीडियो में हमारा वीडियो इतनी हो रहेगी और अगला उसमें हो जाएगा क्लास 6 कंप्लीट। थैंक यू।